Hello students, welcome to Study Master. I am GS Rai. Today we are starting a new lecture, third preamble. तो हमारा इंडियन पॉलिटी के पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। आपको याद होगा, आपने पूरी चीज़ें रिवाइज़ कर ली होंगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पिछली चीज़ें जो है ज़रूर साथ-साथ में रिवीज़न करते रहें, क्योंकि अगर रिवीज़न नहीं करेंगे तो आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो साथ में आप पिछली चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिए, ये आपकी ज़िम्मेवारी है। हाँ, जो चीज़ें मेरे एंड पे हैं वो मैं सारी करता हूँ और जो आपके एंड पे है वो आपने करनी है। तो यहाँ पर प्रियम्बल से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? प्रियम्बल को क्या कहा जाता है? प्रियम्बल को कहते हैं प्रस्तावना। हिंदी में इसका क्या मतलब है? प्रस्तावना। प्रियम्बल का अर्थ क्या होता है? या तो प्रीफेस, इंट्रोडक्शन। तो हमारा जो भारतीय संविधान है उसकी अगर इंट्रोडक्शन अगर 2 लाइन में देखी जाए या फिर 1 पेज में देखी जाए, तो इसका अगर प्रियम्बल हम लोग पढ़ लेते हैं तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कुछ किया गया होगा। तो पहले हम जो है प्रियम्बल की जो वर्डिंग है वो देखेंगे। यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है और यहाँ पर हिंदी के अंदर लिखी हुई है, तो आप लोग एक बार इधर हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी में खुद पढ़िए और इंग्लिश वालों को एक बार मैं पढ़ा देता हूँ। और जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो यहाँ पर मैं मार्क करूंगा, जहां से जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialistic, secular, democratic republic and secure to all its citizens। तो क्या सिक्योरिटी की बात हो रही है? जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मतलब 3 तरह का न्याय यहाँ पर हमारे संविधान के अंदर जो है सुनिश्चित किया गया है। पूरा पढ़ लीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, दैट इज लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समान समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, दैट इज नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। hereby adopt, enact and give to the ourselves this constitution। तो इसमें कहा क्या गया है कि जो पावर्स मिलती हैं कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहाँ से मिलती हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग खुद को ये संविधान अर्पित करते हैं, खुद को ये संविधान दे रहे हैं। मतलब इसको पावर कहाँ से मिलती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया से। सारी चीजें आगे डिस्कस करूंगा, एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगा। सोवरेन क्या होता है, सोशलिस्टिक क्या है, सेक्युलर क्या है, डेमोक्रेटिक क्या है, रिपब्लिक क्या है, ये सारी चीजें इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो पूरा आपने एक बार ये वर्डिंग देख लेनी है, खुद से जाके वर्डिंग पढ़ लेनी है। एग्जामिनर कहाँ पे आपको कंफ्यूज करता है? वो यहाँ पे कंफ्यूज करता है। सॉवरन, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, वो यहाँ पर पूछता है कि इन तीनों का सही क्रम क्या है, व्हाट इज द राइट ऑर्डर। जैसे पहले सोवरन आ रहा है, फिर सोशलिस्टिक आ रहा है और उसके बाद सेक्युलर आ रहा है। तो आपको ये याद रखना है। वो क्या करता है, पहले सेक्युलर लिख देता है, तो पूछता है कि निम्नलिखित में से फ्रॉम द गिवन बिलो स्टेटमेंट विच इज द राइट पैटर्न ऑफ द या राइट ऑर्डर ऑफ द दीज वर्ड्स। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, तो इन चीजों का ध्यान रखिए आप लोग। सबसे पहले जो प्रियम्बल किस संविधान में जो है लिखा गया था, किस संविधान से जो है इस हमारे पास ये आइडिया है कि हमें भी अपने लिए प्रियम्बल बनाना है, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं। प्रियम्बल कहाँ से आया? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जो है ड्राफ्ट किया गया और 22 जनवरी 1947 को इसको जो है संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया था। तो इसी को आगे क्या नाम दिया गया? प्रियम्बल। प्रियम्बल में क्या चीजें लिखी गई हैं? जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर लिखी गई थी, जो उसके अंदर फ्रेम की गई थी। ये सिंपल है, आप लोग पीछे पढ़ के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है। उसके बाद आगे देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमेंडेड ओनली वंस बाय 42nd अमेंडमेंट 1946। 42nd अमेंडमेंट 1976। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसको क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है।
तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है एग्जामिनर की म्यूनिख कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट को कहा जाता है, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, ये 1976 में। इसके अंदर सिर्फ एक बार ही इसको जो है प्रियम्बल को अब तक जो है क्या किया गया है, अमेंड किया गया है। और इसके अंदर 3 नए वर्ड जोड़े गए हैं, कौन कौन से, सोशलिस्टिक, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 नए वर्ड जोड़े गए हैं। अब यहाँ पर इंटीग्रिटी शब्द है, स्टूडेंट्स कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, इनके साथ, सोवरन, सोशलिस्ट और सेक्युलर के साथ, लेकिन इसमें इंटीग्रिटी ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। तो ये क्वेश्चन एक अलग बनता है, एग्जामिनर पूछता है, और ये क्वेश्चन एक अलग बनता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं, ये 3 शब्द यहाँ पर जोड़े गए थे, तो ये ध्यान रखना, और ऊपर वाले जो है अलग है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ और चीजें लिखी हुई हैं, आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। द प्रेम्बल embodies द बेसिक philosophy एंड फंडामेंटल वैल्यूज लाइक पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। तो ये सारी कुछ वैल्यूज दी गई हैं, तो उसके ऊपर जो है हमारा संविधान टिका हुआ है। ये सारी चीजें हम आगे इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। contains the grand and noble vision of the Constituent Assembly and reflects the dream and aspiration of the founding father of the Constitution। तो इसके अंदर जो है महत्वपूर्ण चीजें सारी ही इसी के अंदर प्रेम्बल के अंदर शो की गई हैं कि हम अपना भारत किस प्रकार का चाहते हैं, भारत में लोग किस प्रकार के होने चाहिए, जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, लोग कैसे अपना पालन पोषण करेंगे, ये सारी चीजें इसी के अंदर लिखी हुई हैं। अब आप कहोगे सर कहाँ लिखी हुई हैं, आप तो झूठ बोल रहे हो। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, उसके पास सभी तरह का न्याय होना चाहिए। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आगे मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको इसी लेक्चर में कि तीनों अलग अलग होते क्या हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट देता है, प्रेम्बल इज नाइदर ए सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर ए प्रोहिबिशन ऑन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। संविधान से ये जो प्रस्तावना है, इससे ना ही तो किसी को पावर मिलती है और ना ही ये किसी की पावर को रोकता है, अपोज करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमें सिर्फ एक ओवरव्यू देता है कि आगे संविधान के अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, संविधान किस बारे में है। ध्यान रखना इस पॉइंट को। एंड यहाँ पे एक और पॉइंट देख लीजिए, इट इज नॉन जस्टिसेबल, नॉन इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉज। इसके अंदर जो चीजें लिखी गई हैं प्रस्तावना के अंदर, प्रेम्बल के अंदर, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, कोर्ट उन चीजों को जस्टिफाई नहीं कर सकता। ठीक, ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ लेना, सिंपल से पॉइंट है। उसके बाद ये देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया एम्फेसाइज द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय एंड ऑफ द फॉर द इंडियन पीपल, इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सवर्निटी। तो हम भारत के लोग जो है संविधान का निर्माण कर रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, और खुद के लिए हम क्या कर रहे हैं, पॉपुलर सवर्निटी, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा पर जोर देते हैं। आगे हम सारी चीजें, ये क्या होता है संप्रभुता, सवर्निटी क्या होता है जिसको बोलते हैं संप्रभुता, ये क्या होता है आगे डिस्कस करूंगा मैं। अब कुछ कंपोनेंट देख लीजिए इसके प्रस्तावना के घटक, जैसे कि सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोर्स क्या है, पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, पावर भी वहीं से आ रही है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, भारतीय स्टेट का, राज्य की प्रकृति कैसी है। सॉवरन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 वर्ड, इन 5 वर्ड से मेंस में कई बार क्या होता है, जैसे आपको पता है मेंस में एक क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, ए एंड बी। तो कई बार दोनों, जैसे डेमोक्रेटिक पूछ लेता है कि डेमोक्रेटिक्स का क्या मतलब है भारत के कॉन्टेक्स्ट में, या रिपब्लिक का क्या मतलब है, तो इसको पूरा पूरा एक मेंस का क्वेश्चन इन वर्ड से बन जाता है। तो ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं इनको। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जस्टिस प्रोवाइड करनी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये सभी चीजें हमें जो है प्रोवाइड की गई हैं, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब जस्टिस का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, जस्टिस का कॉन्सेप्ट आया था रशियन रेवोल्यूशन से। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ था, ये एग्जामिनर पूछ लेता है। तो 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, और आपको पता है 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, तो उन्होंने कहा कि हम जस्टिस प्रोवाइड करवाएंगे सभी को, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 चीजें ये कहाँ से ली गई हैं, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली गई हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1789 के अंदर।
रशियन रेवोल्यूशन 1917, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। डायरेक्ट कई बार तो ये पूछ लेता है एक एक चीज, कई बार क्या करता है मैच द फॉलोइंग। इस साइड लिख देता है चाइनीज रेवोल्यूशन, तो वो कब हुआ था चाइनीज रेवोल्यूशन 1911 के अंदर। ये हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये हो गया रशियन, एक है अमेरिकन रेवोल्यूशन, कब हुआ था 1775 के अंदर, 1775 में। तो ये चारों महत्वपूर्ण रेवोल्यूशन है जिससे भारत के लोगों ने या भारत के जो जिन्होंने संविधान बनाया भारत के लिए, उन्होंने बहुत सारी चीजें इनसे सीखी थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है रेवोल्यूशंस, तो आप इन रेवोल्यूशंस को नोट डाउन कर लीजिए और इनके ईयर्स भी मार्क कर लीजिए और याद कर लीजिए, ये कई बार डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। और हमने जो है संविधान किस तारीख को अडॉप्ट किया था, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। सिंपल सी चीजें हैं ये। आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल, प्रस्तावना का महत्व क्या है। तो अब प्रस्तावना से मैं आपको शुरू से बता चुका हूं कि प्रस्तावना क्या है, कि हमारे संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है उसी चीज को प्रस्तावना में शो किया गया है। वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा कि जो हमारे संविधान हमें प्रोवाइड करवाएगा वो यहाँ पर जो है प्रस्तावना के अंदर लिखा हुआ है। और इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है N.A. पालकी वाला के द्वारा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि हमारे संविधान का पहचान पत्र है, प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का पहचान पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई थी, N.A. पालकी वाला के द्वारा। इसको होरोस्कोप ऑफ द इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा जाता है, भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सी चीजें लिखी हुई हैं, आप लोग भी इनको पढ़ सकते हो। समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको क्या निचोड़ या सार कहा जा सकता है। की टू द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, जो बनाने वालों के दिमाग में क्या था उसकी एक कुंजी है, कि उन्होंने पहले ये नोट किया कि ये सारी चीजें हमने संविधान के अंदर लिखनी है, या हमारा संविधान ये सारी चीजें इंश्योर करेगा। बेकन लाइट फॉर जुडिशरी टू डिसाइड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ, तो यह कानूनों की संवैधानिकता की व्याख्या के लिए न्यायपालिका की मार्गदर्शक है। न्यायपालिका कोई भी अगर स्टेटमेंट जारी करती है, कोई भी यहाँ पर फैसला जारी करती है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान से समझकर चीजों को उससे सीख कर और उसके अकॉर्डिंग ही जारी की जाती है। इसके बाद जो कीवर्ड्स थे यूज किए गए हैं हमारे प्रस्तावना के अंदर, उनके ऊपर ये पूरा के पूरा लिखा हुआ स्टेटमेंट्स। आपको मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताता चलूंगा और आप बाकी चीजें एक बार रिवाइज कर लेना अपने नोट्स में से, एक बार खुद से जाके पढ़ लेना। जो इंपॉर्टेंट मतलब है, जो समझाने वाली है, वो मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से, और जो पढ़ने वाली है वो चीजें आप लोग पढ़ेंगे। सोवरन, सोवरन क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, संप्रभु। भारत एक जो इंडिया इज ए सॉवरन स्टेट, इसका क्या मतलब है, हम पूरी तरह से स्वतंत्र राज्य है, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट स्टेट है। इंडिया इज ए सॉवरन कंट्री, इसको स्वतंत्र भी कहा जा सकता है या संप्रभु कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, हम अपने फैसले लेने के लिए किसी एक्स वाई जेड कंट्री पे, किसी एक्स वाई जेड पर्सन पे किसी के फैसले हम नहीं मानते, हम अपनी मर्जी से अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए फैसले लेते हैं। इसलिए इंडिया एक सॉवरन कंट्री है। हमें किस देश के साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं, किस देश के साथ हमें रिलेशन नहीं रखने, ये सारे इंडिया या इंडिया के लोग या उनके इंडियंस के द्वारा चुने हुए लोग डिसाइड करेंगे, कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा। यही सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप एक बार इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि सॉवरन का मतलब, सॉवरनिटी का मतलब क्या होता है, कि हम कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट है, हमारे ऊपर किसी दूसरे राज्य का हक नहीं है। जैसे कि पहले ब्रिटेन का हमारे ऊपर कब्जा था, ब्रिटेन ने जो है हमें गुलाम बना रखा था, उस टाइम इंडिया सॉवरन नहीं था, लेकिन आज भारत एक सॉवरन स्टेट है। ये हमारे प्रियम्बल के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड वर्ड है वो है सोशलिस्टिक, सोशलिस्ट या समाजवादी। समाजवादी से क्या तात्पर्य है, आपने इकोनॉमी पढ़ी होगी, उसमें इकोनॉमी कितनी तरह की है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और सोशलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक कौन सी होती है, पूंजी तंत्र या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो कि समाज के बारे में सोचती है, अपने लोगों की भलाई के बारे में सोचती है, वो अर्थव्यवस्था। जब हमारी प्रेम्बल में ये चीजें लिखी हुई हैं तो भारत के लोग सोशलिस्ट होंगे। और इसको कब ऐड किया गया इस वर्ड को, 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और ये सोशलिस्ट, ये जरूरी नहीं है कि ये पहले वर्ड नहीं था, ये एक वर्ड नहीं था हमारे संविधान में, बट इसकी जो चीजें थी वो पहले ही हमारे संविधान के अंदर लिखी जा चुकी थी। सोशलिस्ट कंटेंट्स आर इम्प्लिसिटेड इन डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो कि आगे पूरा एक चैप्टर है, करवाएंगे आपको।
आर्टिकल 36 to 51, बट 42nd अमेंडमेंट मेंशनड इट एक्सप्लिसिटली। तो इसको अच्छे से क्या कर दिया, लिख दिया गया, इसका स्पष्ट जो है उल्लेख कर दिया गया सोशलिस्ट का। अदरवाइज ये सोशलिस्ट पहले भी हमारा संविधान ये चीजें डिफाइन करता था। समझ आया? इंडियन सोशलिज्म क्या है? मार्क्सिज्म प्लस गांधीज्म। जो गांधी के विचार थे और जो मार्क्स के विचार थे, जो कार्ल मार्क्स है उसके विचार थे, उन दोनों का मिला जुला मिश्रण है। और ज्यादा हम डिपेंडेंट किस पे रहते हैं? हम गांधी विचारों पे जो है ज्यादा डिपेंड रहते हैं, जिसके अंदर की पब्लिक और प्राइवेट चीजें साथ में मिलकर चलती हैं। तो ये आप समाजवादी अर्थव्यवस्था का सारा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा और ये लिख लीजिएगा, ये जो सारी चीजें एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है सेक्युलर। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। अब सेक्युलर का क्या मतलब है? भारत का कोई एक धर्म नहीं है, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का क्या है? सभी धर्म यहाँ पर सम्मान है। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, सभी का सेम स्टेटस है और सभी को अपना सपोर्ट किया जा रहा है स्टेट के द्वारा। ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म को बढ़ाया जा रहा है, किसी एक धर्म को दबाया जा रहा है। तो इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, यहाँ पर किसी एक धर्म का जो है प्रचार नहीं किया जाता, सभी धर्मों को जो है इक्वल राइट्स हैं। और ये हमारे मेंशन किए गए आर्टिकल 25 to 28। यहाँ तक एक बार आपको बेसिक क्लियर हो जाए, ये हमारा प्रियम्बल चैप्टर है। प्रियम्बल चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको आर्टिकल्स याद करवाना मैं स्टार्ट कर दूंगा। डेली आपको 5 से 7 आर्टिकल्स इसमें याद करवाऊंगा मैं, अलग अलग पार्ट के अंदर। पार्ट 1 के अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, पार्ट 2 में कौन कौन से आर्टिकल हैं। धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाएंगी, चीजें आपको अच्छे से समझाता जाऊंगा मैं। बस आपका काम है चीजों को सुन के समझ के और क्या करना, याद कर लेना। याद करने के बाद दूसरा काम क्या करना है, रिवाइज कर लेना। पहले लर्न फिर रिवाइज, बस ये काम करना है। और उसके बाद आपको लगे कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो फिर आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाइए। क्वेश्चन बैंक, काफी स्टूडेंट्स क्वेश्चन बैंक के अंदर इनरोल हो चुके हैं, तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो तो फर्स्ट लेक्चर, आपको पता है हमारे जो लेक्चर्स हैं, चैप्टर 1 से क्या बनता है, क्लास 1 बनती है। चैप्टर 2 से क्लास सेकंड, मतलब एक चैप्टर एक क्लास के अंदर खत्म हो जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन बैंक में चैप्टर वाइज ही क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे ही क्लास खत्म हुई उस चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस कर लो। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले ही क्वेश्चंस करके आ जाते हैं, बाद में क्लास देखते हैं, चीजें और क्लियरली समझ आती है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ये सारी सर्विसेज स्टडी मास्टर प्रोवाइड कर रहा है, तो आप इसके जो भी जिसमें एनरोल होना चाहते हैं एनरोल हो सकते हैं। सेक्युलर का मतलब समझ आया कि भारत का कोई एक धर्म नहीं है, भारत में जितने भी धर्म है सभी धर्म समान है, देश का कोई धर्म नहीं है। यही सारी चीज इसके अंदर लिखी हुई है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए डेमोक्रेटिक, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेमोक्रेटिक। फोर्थ वर्ड है लोकतांत्रिक। इसको तोड़ लेते हैं, लोक प्लस तंत्र, डेमोक्रेटिक मतलब लोगों का तंत्र। इसको पावर कहां से मिल रही है? इसको पावर जो है लोगों से मिल रही है। डेमोक्रेटिक डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी, पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? जनता के हाथ में है। आपको पता है भारत के अंदर जो भी प्रधानमंत्री चुना जाता है, प्रधानमंत्री के इलेक्शंस होते हैं, किसके द्वारा? जनता के द्वारा चुना जाता है। कहीं ना कहीं इलेक्शंस होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स मिलके आगे फिर जो है प्रधानमंत्री को चुनते हैं। सारी चीजें आप समझते हैं। तो कहीं ना कहीं इलेक्शंस होते हैं हमारे देश में, इसलिए हम क्या है, डेमोक्रेटिक है। पावर जो है, सारी पावर किसके हाथों में? जनता के हाथों में। यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसके द्वारा कौन कौन सी पावर्स हैं? राजनीतिक, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो ये सभी तरह की जो है हमें लोकतंत्र हमें प्राप्त है। पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। पॉलिटिकल में हम किसी को भी चुन सकते हैं, आपको पता है मल्टी पार्टी सिस्टम है। एक पार्टी के अंदर जो है दो लोग नहीं खड़े हो सकते, लेकिन मल्टी पार्टी है, अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट्स खड़े किए जा सकते हैं। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमारे पास। सोशल, आप कोई भी जो है, सोशल डेमोक्रेसी से क्या मतलब है कि आपके जो है हित के लिए सरकार काम कर रही है। उसके बाद इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, आप कोई भी काम कर सकते हैं, जो जिस हिसाब से आपकी एजुकेशन है आप उस हिसाब का काम कर सकते हैं। आप प्राइवेट बिजनेस कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है, हर इंसान अपनी मर्जी से जैसा काम करना चाहे वो कर सकता है। ये सारी चीजें, कुछ और छोटे मोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। डेमोक्रेटिक का मतलब आप इतना समझ लीजिए,
कि जो पावर है वो लोगों के हाथ में है, दैट इज डेमोक्रेटिक। तभी इंडिया को सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, जो सब ऊपर लिखा हुआ ना प्रेम्बल में सारी चीजें, तभी तो यहाँ पर जस्टिफाई की जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, आगे देखिए। डेमोक्रेटिक के अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये कुछ यहाँ पर साधन है। इसमें पहला है रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह लोगों के द्वारा, प्रोसीजर वेयर बाय ए प्रपोजल लेजिस्लेशन इज रेफर्ड टू द इलेक्टोरेट फॉर द सेटलमेंट बाय देयर डायरेक्ट वोट्स। जो लोग डायरेक्ट वोट देके चुनते हैं उसको बोलते हैं रेफरेंडम। सीधा मतदान से डिसाइड किया जाता है वोट्स के द्वारा। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव क्या होता है? मेथड बाय मींस ऑफ विच द पीपल कैन प्रपोज ए बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर इनेक्टमेंट। लोगों के द्वारा ये बिल प्रोवाइड किया जाता है कि इस तरह का कानून बनना चाहिए, उनके सामने प्रस्ताव रखा जाता है। रेफरेंडम समझ गए, लोग जो है डायरेक्ट वोट से चुनते हैं चीजों को। इनिशिएटिव में लोग अपने चुनिंदा लोगों को बोलते हैं कि इस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए। रिकॉल, रिकॉल का मतलब क्या है? वापिस बुलाना। अगर आपको आप किसी एमपी या एमएलए को चूज कर चुके हो और वो सही काम नहीं कर रहा, तो उसको आप रिकॉल कर सकते हो उसका टर्म खत्म होने से पहले, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, या उसको हटाया जा सकता है। रिकॉल, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अभी ये राइट टू रिकॉल जो है करने की बात की जा रही है कि भारत के अंदर भी ऐसा होना चाहिए, शायद आने वाले टाइम में हो भी जाए। रेफरेंडम अभी होता है, हम लोग वोट से डिसाइड करते हैं। इनिशिएटिव भी भारत में चलता है। कई बार जो है ऐसे कुछ मुद्दे होते हैं, सरकार डायरेक्ट पूछती है न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से कि आप बताइए इस पे क्या करना चाहिए। राइट टू रिकॉल अभी भारत में लागू नहीं है। प्लेबिसाइड, the method of obtaining the opinion India's of people on any issue of public importance। तो प्लेबिसाइड का क्या है? जनमत संग्रह, ये तो हो गया रेफरेंडम, या है लोक राय, कि लोगों की क्या राय है इस विचार में, इस बारे में। तो कोई, अगर आपने देखा होगा जैसे टीवी चैनल वाले क्या करते हैं, वो कह देते हैं कि कोई एक ऐसा कॉन्टेस्ट चला देते हैं कि आपका क्या विचार है, हाँ है ना है, जनता किसके साथ है, ऐसा पूछा जाता है। तो वो क्या होता है? वो ये होता है प्लेबिसाइड। ये डेमोक्रेसी के जो क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और आपको पता है कि जो है मीडिया को फोर्थ पिलर कहा जाता है डेमोक्रेसी का, आगे हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो आप इन सब चीजों को समझते हैं, ये सारी चीजें लिखी हुई है साफ साफ, आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? गणराज्य, लोगों का राज्य। एक लोकतंत्र है कि लोगों के हाथ में सारी जो पावर है वो कहां से आ रही है? जनता से आ रही है। यहाँ पे पावर ही लोगों के हाथ में होती है। वो जनता से पावर जो है चुनिंदा लोगों के पास जाती है, उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। रिपब्लिक पावर ही लोगों के हाथ में है। टू कैटेगरीज हैं रिपब्लिक की, गणराज्य की। एक है पर मोनार्की जो कि ब्रिटेन के अंदर है, दूसरा है रिपब्लिक यूएसए या फिर इंडिया के अंदर। जैसे कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को चुनने का हक हमारा नहीं है, हम नहीं राष्ट्रपति को चुन सकते। राष्ट्रपति जो हमारे चुने हुए लोगों के द्वारा आगे चुना जाता है। तो ये क्या है? ये हमारा रिपब्लिक है कि ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, इसके लिए हमने नहीं चुना राष्ट्रपति को, लेकिन कौन चुनता है? जिनको हमने चुन के भेजा है, एमपीज एमएलएज को हमने यहाँ पर इलेक्ट किया है। तो उसके बाद वो आगे क्या करते हैं? वो राष्ट्रपति को चुनाव होता है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये होता है रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक डायरेक्ट जो है लोग पार्टिसिपेट करते हैं, रिपब्लिक में डायरेक्ट लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। इंडियन रिपब्लिक के अंदर हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है, इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, आप लोगों को पता है। आगे प्रेसिडेंट पे पूरा एक चैप्टर है, अच्छे से करवाऊंगा सारी चीजें। तब तक के लिए थोड़ा सा अपने भावनाओं को कंट्रोल रखना कि सर ने पूरा नहीं बताया है। आपको ए बी सी डी एक एक चीज करवा दी जाएगी, पूरी जेड तक करवाऊंगा। फिर उसके बाद आपको जो है किसी भी वर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर चाहे आप कैट पढ़ लो, चाहे काऊ पढ़ लो, चाहे बॉल पढ़ लो, चाहे बैट पढ़ लो। जब एबीसीडी अच्छे से समझ आ गई तो फिर आपको उसको एबीसीडी को वर्ड्स में यूज करना भी आ जाएगा। तो धीरे धीरे चीजों को समझते चलिए। उसके बाद ये रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट हो गया सारा। यहाँ पर लिखा हुआ आर्टिकल 54 55 रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 54 55 यहाँ पर भी थोड़ा दिया गया है, आप इसको याद रख सकते हैं। अदरवाइज आप अभी तक ना भी याद रखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जब चैप्टर आएगा प्रेसिडेंट का
पूरी चीजें आपको याद करवा दी जाएंगी। ये तो इसलिए बार बार क्यों लिखा जाता है, चीजें अगेन एंड अगेन क्यों राइट की जाती हैं, ताकि आपको मैक्सिमम टाइम रिवाइज हो जाए। चीजें आप खुद नहीं रिवाइज करोगे तो ये नोट्स आपको रिवाइज करवाएंगे। इन नोट्स को पढ़ना आपका काम है, 2 से 3 बार पढ़ लो सारी चीजें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें तो बार बार लिखी हुई हैं। आप अच्छे से समझ जाओगे कि इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। उसके बाद है जस्टिस। जस्टिस किस प्रकार का जस्टिस जो है हमारे भारत में लागू किया जाना चाहिए? जस्टिस है 3 चीजों के बारे में: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। जस्टिस होता क्या है? न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स। कि मर्द और औरत में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ऊंच और नीच जाति का भेद नहीं होना चाहिए, गोरे और काले में फर्क नहीं होना चाहिए, वो किस वंश से है, वो किस रिलीजन को मानता है, इन चीजों पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उसको बोलते हैं सोशल जस्टिस। ये सारी चीजें सोशल जस्टिस के अंदर डिफाइन की जाती हैं। कई बार मेंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है मेंस के अंदर कि इलेबोरेट सोशल जस्टिस एंड गिव एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर आंसर। तो आपको जो है कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो है, जैसे कि पहले कर्नाटक के अंदर सबरी वाला मंदिर है, उसके अंदर लेडीज का जाना बैन था, या फिर एस सी एस टीज का जाना बैन था, लेकिन अब उसमें जाना अलाउड कर दिया गया है। पुलिस की जो है इन्फोर्समेंट के साथ लोगों को वहां पर जाने की अनुमति मिल गई है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये सोशल जस्टिस का एग्जाम्पल है। इसके अंदर एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन, किसी एक सेक्शन के लिए यहाँ पर प्रिविलेजेस नहीं है। इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड वुमेन्स, तो इन सभी की कंडीशंस को इम्प्रूव करना, ये भी सोशल जस्टिस है। आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे जब मेंस के आंसर आपको करवाएंगे, लिखना सिखाएंगे। तो चीजें यही होंगी, ये 3 चीजें मेन है इसके अंदर। ये 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स है। इन्हीं 5 पॉइंट्स को जो यूज करके आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपकी वोकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए आपको जो है जनरल नॉलेज जो है, जनरल नॉलेज में क्या है कि आपके आसपास क्या घटित हो रहा है, कौन कौन सी अभी करंट अफेयर्स के अंदर चीजें हैं। अगर आप ये अच्छे से जानते हैं तो आप ये 5 चीजों का यूज करके अपना आंसर बहुत अच्छा जो है कोट कर सकते हो, आंसर बहुत अच्छा लिख सकते हो, और आपकी वोकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए। सिंपल वर्डिंग एग्जामिनर को पसंद नहीं आती, उसको भारी भरकम शब्द जो है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़े से, कि जो आपको लगे कि हाँ एक पढ़ा लिखा आंसर जो है एक पढ़ा लिखा बच्चा और एक वेल माइंडेड बच्चा जो है इसका आंसर लिख रहा है, तो उसको ऐसा लगना चाहिए। इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है? आर्थिक जस्टिस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो लोगों के साथ आर्थिक कारकों के कारण भेदभाव नहीं होना चाहिए। एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटीज इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। आपको पता है जो सरकार ने मनरेगा स्कीम चलाई हुई है, इससे क्या है, लोगों को रोजगार मिलेगा। जिनके पास रोजगार नहीं है उनको जो है इनकम का साधन प्रोवाइड कराया गया। जिनके पास वेल्थ ज्यादा है, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाए गए थे। लैंड रिफॉर्म्स आगे हम लोग जो है इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप लोग जरूर पढ़ेंगे। लैंड रिफॉर्म्स वो क्या था? वेल्थ को इक्वल करने के लिए, प्रॉपर्टी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो इकोनॉमिक जस्टिस करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स लाए गए, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाए गए। तो ये सारी चीजें आप ये अभी पॉलिटी एंड इकोनॉमी साथ साथ पढ़िए तो बहुत ज्यादा समझ आएंगी, या फिर जिस तरह से मर्जी आप लोग पढ़ सकते हैं, पहले पॉलिटी खत्म कर सकते हैं, आपको सारे लेक्चर्स मिल रहे हैं तो आप अपने हिसाब से चीजों को कवर कर सकते हैं। उसके बाद है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल जस्टिस क्या है? ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। अब ये तो नहीं कि जो अमीर है, जिसके पास पैसा है, वो 2 वोट डाल सकता है, और गरीब है 1 वोट भी नहीं डालेगा, या गरीब का 1 ही वोट है। तो 1 वोट मतलब 1 वोट, चाहे आप 100 करोड़ के मालिक हैं, चाहे आपके पास बिल्कुल खाने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपका वोट बना हुआ है तो आपके वोट की वैल्यू सेम है, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल जस्टिस। दूसरा, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, ये नहीं कि अमीर खड़े हो सकते हैं, गरीब यहाँ पर नॉमिनेशन नहीं भर सकता, कोई भी भर सकता है। तो पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस, ये सारी चीजें समझते हैं आप लोग, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आ गई होंगी। एक बार चीजों को जाके खुद से पढ़ लीजिएगा और क्लैरिटी हो जाएगी आपकी। उसके बाद है आगे, ये 6th हो गया जस्टिस। 7th है लिबर्टी। क्या बोलते हैं इसको? स्वतंत्रता। लिबर्टी किस चीज की होनी चाहिए? लिबर्टी, आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इसका आइडिया कहां से लिया गया था? आइडिया हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया था। जिस तरह से इकोनॉमिक जस्टिस का आइडिया कहां से लिया गया था, सोशल जस्टिस का आइडिया कहां से लिया गया था? रशियन रेवोल्यूशन से। तो इस तरह से ये जो
आइडियाज कहाँ से आए, लिबर्टी का, इक्वलिटी का या फिर फ्रेटर्निटी का? ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया। मैं आपको पहले ही ये सारे रेवोल्यूशंस करवा चुका हूं, तो आप इसको जो है याद रखेंगे। अब लिबर्टी होता क्या है? लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब आप अपनी मर्जी से रात को 12 बजे चाहें तो घूम सकते हैं, कहीं पे मर्जी घूमने जा सकते हैं। आप भारत के किसी भी कोने में घूमने के लिए जा सकते हैं, आपको जो मन करता है वो खा सकते हैं। मतलब आपकी एक्टिविटीज पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो होती है लिबर्टी। लेकिन मतलब ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन है, आप बिना कपड़ों के घूम सकते हैं। आपकी वजह से किसी दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए, बस इतनी ही आपके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस है कि आपकी वजह से किसी दूसरे पर्सन को परेशानी ना हो। आप जो मर्जी करो, आप यहाँ पर बिल्कुल, आपके पास जो है लिबर्टी है भारत के अंदर। लेकिन आप किसी का पैसा चोरी कर रहे हो, आप कहोगे कि मेरी लिबर्टी है, मैं चोरी कर सकता हूँ। लेकिन आपकी चोरी करने की वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो रहा है, तो वो लिबर्टी नहीं है, वो क्या है, वो क्राइम के अंदर आ जाएगा। लिबर्टी तब तक है भारत में, किसी भी चीज के अंदर लिबर्टी है जब तक दूसरे को प्रॉब्लम ना हो। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं समझा दूंगा, शायद आपको पता नहीं कैसा लगेगा सुनने में। एक लड़का लड़की पार्क में बैठे हैं, वो एक दूसरे को ओपनली किस कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उनका अधिकार है, ये लिबर्टी है उनकी। लेकिन अगर इस किस करने की वजह से कोई यहाँ पर दूसरा पेरेंट आके बोल देता है, पेरेंट्स आके बोल देते हैं कि हमारे बच्चों पे गलत असर पड़ रहा है, ये पार्क में ऐसे काम नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम हो गई आपसे, तो फिर यहाँ पे आपकी लिबर्टी खत्म हो जाती है, तभी आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये ओपनलेस का कल्चर हमारे यहाँ पे थोड़ा कम है। बाहर ओपन, क्योंकि बाहर प्रॉब्लम नहीं है। तो लिबर्टी हमारे यहाँ भी है, लिबर्टी धीरे धीरे आ रही है, स्वतंत्रता। समझ गए आप इस एग्जाम्पल से? मैंने आपको बिल्कुल वो एग्जांपल दे दिया जो आज के टाइम में आपको बिल्कुल एक्यूरेट पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से और बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि कोई लिमिटेशंस ना हो, आप अपना एंजॉय कर सको अपनी लाइफ को, और अपनी लाइफ को अच्छे से जी सको। नेक्स्ट देखिए, लिबर्टी इंश्योर्ड इन प्रेम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों में दी गई स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है। इसमें यह है कि निरपेक्ष का मतलब क्या है कि इसके अंदर एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया है, आप गाड़ी चला रहे हो, चाहे आप गाड़ी 200 की स्पीड पे चला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आप एंजॉय कर रहे हो। आपको अच्छा लग रहा है गाड़ी 200 की स्पीड पे चलाना, आपको हाई स्पीड अच्छी लगती है। लेकिन इसकी वजह से किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे में जाके लग जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, वो मर गया, तो फिर ये आपकी स्वतंत्रता यहाँ पर हानिकारक है। तो इस तरह से जो हमारे ये एब्सोल्यूट नहीं है। ये एग्जाम्पल्स को आप याद रखिएगा, इससे चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। और इन वर्ड्स को जो है, जैसे लिबर्टी, इसको स्वतंत्रता कहते हैं, स्वतंत्रता को लिबर्टी कहते हैं। ये जो आप बाइलिंगुअल रखिए, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पर भी इस तरह से लिबर्टी लिखा मिलता है आपको, स्वतंत्रता नहीं देता, वो लिबर्टी लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपको लिबर्टी शब्द नहीं पता तो फिर हिंदी वाले बैठे रह जाएंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए चीजों को। उसके बाद आगे जो नेक्स्ट है वो है इक्वालिटी। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये तीनों चीजें कहाँ से ली गई हैं? ये तीनों चीजें फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली गई, आपको पता है। अब फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी के अंदर क्या, इक्वालिटी के मतलब है कि सभी के लिए समानता, सभी लोग समान है, चाहे कोई औरत है चाहे पुरुष है, सभी समान है। पहला है सिविक इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आगे आप लोग पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रख लीजिए कि आर्टिकल 14 क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। न्याय के समक्ष सभी बराबर हैं, या विधि के समक्ष सभी बराबर हैं। जैसे कि अगर कोई ओवर स्पीड कर रहा है, चाहे कोई बाइक पे ओवर स्पीड कर रहा है या कोई गाड़ी पे ओवर स्पीड कर रहा है, ओवर स्पीड कर रहा है, ओवर स्पीड का दोनों का चालान है। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर किसी ने कत्ल कर दिया है, किसी ने कोई मर्डर कर दिया, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, दोनों को इक्वल सजा है, तो इसको बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, इसको बोलते हैं सिविक इक्वालिटी, नागरिक समता। दूसरा ये देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसको आर्टिकल 15 कहा गया है। ये अनुच्छेद 15 है, ये अनुच्छेद 14 है। तो आप देख लीजिए, पूरी वर्डिंग है, ऐसा कैसे ही आपको एग्जामिनर पूछ लेता है कि यह किस अनुच्छेद के अंदर लिखा गया है, या फिर अनुच्छेद 15 क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्या डिफाइन करता है। तो इसके अंदर किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ना ही वो रिलीजन के बिहाफ पे, ना रेस के बिहाफ पे, ना कास्ट, ना सेक्स, ना प्लेस ऑफ बर्थ के बिहाफ पे, कोई भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर लोक नियोजन में सभी के लिए अवसर की समानता होनी चाहिए, सभी के लिए बराबर अवसर होने चाहिए जॉब के। तो आर्टिकल 16।
नेक्स्ट है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत की जो है उसको उन्मूलन हो जाना चाहिए, उसको खत्म कर दिया जाना चाहिए, आर्टिकल 17। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18, जैसे कि आपको पता है राजाधिराज, महाराजा, राजा, ये सारे आर्टिकल्स हटा दिए गए हैं। अब ये टाइटल्स हटा दिए गए हैं। आर्टिकल 18, स्वतंत्र भारत के अंदर आजकल ऐसा कोई राजा महाराजा नहीं रह गया। आर्टिकल 18 है। तो ये आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये सिविक इक्वलिटी डिफाइन करते हैं। आगे इन आर्टिकल्स को और मैं जो है अच्छे से करवाऊंगा। बस ये आर्टिकल्स याद रख लेना, और ये सिविक इक्वलिटी के अंदर नागरिक समानता के अंदर काउंट होते हैं। उसके बाद दूसरा है पॉलिटिकल इक्वलिटी, राजनीतिक समानता या समता। नो वन इज इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। तो इसमें किसी को मतदाता सूची में शामिल होने से मना नहीं किया जा सकता कि आप लोग मतलब मेल है या फीमेल है, मेल की वोट बन गई, फीमेल की वोट नहीं बनी, ऐसा नहीं है। जो 18 साल से ऊपर है उसको वोट देने का अधिकार है तो है। इसके लिए किसी भी चीज के यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं की गई, रोक नहीं टोक नहीं है, ये लिखा हुआ है। लोकसभा और स्टेट असेंबली में इलेक्शन जो है अडल्ट फ्रेंचाइजी पे होते हैं, आर्टिकल 326, आर्टिकल 325। तो ये 6 आर्टिकल हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 2, 3, ये 8। 8 आर्टिकल्स हैं, 8 आर्टिकल आप याद कीजिएगा, आपको याद रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल्स आगे नहीं आएंगे, आगे भी आपको इन आर्टिकल्स का यूज करना पड़ेगा, आगे भी मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी से आप थोड़े थोड़े याद करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, 4 या 5 क्वेश्चन डायरेक्ट आर्टिकल से आ जाते हैं, या फिर अगर आपको आर्टिकल्स पता है तो आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, आप उसका आंसर दे पाते हैं, तो इसलिए आर्टिकल्स को याद कर लेना। इकोनॉमिक इक्वलिटी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और इक्वल राइट टू एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड। सभी को काम करने का अधिकार है, और जिस जिस तरह से काम वुमेन ने किया, अगर मैन ने भी उतना ही काम किया तो दोनों को इक्वल पे मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़की काम कर रही तो कम पे मिलनी चाहिए और लड़का काम कर रहा है तो कम पे, ज्यादा पे मिलेगी। तो अभी आपको पता है इकोनॉमिक इक्वालिटी है। अगर कोई बस का ड्राइवर, पहले क्या था, ड्राइवर जॉब सिर्फ और सिर्फ किस लिए दी जाती थी, मेंस को दी जाती थी। आज वुमेन्स को भी ये दी जा रही है, इक्वल राइट्स टू एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड। पहले क्या था, पुलिस में या फिर आर्मी में सिर्फ और सिर्फ मेंस होते थे, अब आज के टाइम में वुमेन्स भी इक्वल पार्टिसिपेट कर रही हैं, और दोनों की सैलरी भी सेम रहती है, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बंधुत्व, और अगर इसका जनरल टर्म में देखा जाए तो बंधुत्व क्या होता है, भाईचारा, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। सिंगल सिटीजनशिप प्रमोट्स फ्रेटर्निटी। हम भारत के लोग हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाहे कोई बिहार से है, चाहे कोई चंडीगढ़ से है, चाहे कोई हिमाचल प्रदेश से है, चाहे कोई हरियाणा से है, चाहे कोई पंजाब से है, या कोई तमिलनाडु से है, या कोई कर्नाटक केरल से है, हम सभी क्या इंडिजन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है। तो हमारे लिए सिंगल सिटीजनशिप हमारी जो है भाईचारे को प्रमोट करती है, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करती है। इसके अंदर यही सारी चीजें लिखी हुई है, किस तरह से हम लोग जो है लिंग्विस्टिक, रीजनल और इन सभी से ऊपर उठ के क्या है, हम लोग जो है आपस में एक साथ जुड़ के रहते हैं, हम सभी में बंधुत्व की भावना है। ये सारी चीज लिखी है, आप इसको एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद ये देखिए, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, त्रय संयोजन। क्या है ये, जो 3 चीजें फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली गई हैं वो चीजें ट्रिनिटी कहलाती हैं, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये तीनों कहां से ली गई हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। इनको बोलते हैं यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। ये इकट्ठी ही रहती हैं तीनों, यूनियन कभी भी टूटता नहीं है, ये ध्यान रखना। जो फेडरेशन है वो टूट सकती है, यूनियन से कभी भी कोई टूट के अलग नहीं हो सकता। मतलब लिबर्टी, इक्वालिटी, अगर ये दोनों चीजें इंश्योर होगी तो फ्रेटर्निटी अपने आप आ जाएगी। अगर लिबर्टी और फ्रेटर्निटी आ गई तो इक्वालिटी अपने आप आ जाएगी। अगर दो चीजें भी इंश्योर कर दी गई तो तीसरी चीज अपने आप हो जाएगी, क्योंकि ये तीनों एक साथ रहती हैं। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इज इक्वल टू सोशल डेमोक्रेसी। ठीक है, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, सामाजिक लोकतंत्र इक्वल है। ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं छोटे मोटे, आप एक बार थोड़ा सा इनको रीड कर लेना, यही चीजें लिखी हुई हैं, बार बार समझाया गया आपको, समझाने के लिए अलग अलग वर्ड्स का प्रयोग किया गया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कुछ केस हैं रिलेटेड टू प्रियम्बल, वो देख लेते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में 2 केस करवाए थे, कि वो जो 2 केस बहुत जरूरी हैं। क्या करता है, एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ लेता है कि इस केस से ये केस किस ईयर में आया था,
किस चीज से रिलेटेड है, केस, ईयर और रिलेशन। अब देखिए पहला केस, बेरुबरी यूनियन केस। केस का नाम है बेरुबरी संघवाद। कब आया ये? 1960 में हुआ ये केस। इसके अंदर क्या व्यूज दिए सुप्रीम कोर्ट ने? प्रेम्बल शोज जनरल पर्पज बिहाइंड सेवरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ टर्म्स यूज्ड इन एन आर्टिकल आर एम्बिगियस, some assistant of preamble could be taken for the interpretation। उसके बाद देखिए, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द preamble इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेरुबरी सिंह मामले में क्या कहा गया कि प्रस्तावना के अंदर बहुत सारी चीजें दर्शाई गई हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है इनसे, तो आप प्रेम्बल की पूरी आगे कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प ली जा सकती है या फिर प्रेम्बल से हेल्प ली जा सकती है। अनुच्छेदों में प्रयुक्त इनके शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हैं। संविधान की व्याख्या करते समय इनकी सहायता ली जा सकती है। किन शब्दों की? जो प्रियम्बल के अंदर दर्शाए गए हैं, तो इनकी भी हेल्प ली जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन प्लस प्रियम्बल एक ही है, दोनों से हेल्प ली जा सकती है। अगर प्रियम्बल में कुछ समझ नहीं आ रहा तो कॉन्स्टिट्यूशन से हेल्प ले सकते हैं, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्रियम्बल से हेल्प ली जा सकती है। बट सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है प्रियम्बल। ये कब कहा? 1960 में। पहली ये जो उसका डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद अपने ही डिसीजन को इसने चेंज कर दिया। क्या कह दिया गया? केशवनंद भारती केस जो 1973 में था, प्रेम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं है, 1973 में कह दिया कि पार्ट है। तो ये दोनों केस याद रखना कि किस में कहा है नहीं है और किस में कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट प्रेम्बल है। उसके बाद नेक्स्ट है LIC ऑफ इंडिया केस। सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट हेल्ड प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन्होंने कह दिया कि ये इंटीग्रल पार्ट है, ये इससे अलग हो ही नहीं सकता कभी भी। उसके बाद आगे केसेस में क्या डिसीजन देंगे? वेदर प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड और नॉट वाज डील इन केशवनंद भारती केस 1973। तो 1973 में केस में क्या कह दिया गया कि ये पहले 1960 में कहा कि पार्ट नहीं है, पहली चीज। 1973 में कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अगर पार्ट है तो इसको भी अमेंड किया जा सकता है आर्टिकल 368 के तहत। लेकिन इससे क्या होगा? इससे आप ये नहीं है कि प्रेम्बल को पूरा ही चेंज कर दोगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। तो ये किस केस में कहा गया था? ये जो बेरुबरी केस में कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट रिवर्स इट्स verdict in Barbary case and held the preamble is an integral part of the constitution and it can be amended under article 368, but such amendment should not destroy basic structure of the constitution। तो एक बार थोड़ा सा शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। जो 1960 में केस हुआ था, बेरुबरी केस, उसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अगर पार्ट नहीं है तो इसको अमेंड भी नहीं किया जा सकता। फिर 1973 में केशवनंद भारती केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पहले हमसे गलती हो गई, अब ये इसका पार्ट है, प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसके अंदर जो है अमेंडमेंट भी की जा सकती है। अमेंडमेंट की जा सकती है, बट इस तरह की अमेंडमेंट होनी चाहिए कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर को कोई फर्क ना पड़े, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को कोई हानि ना हो। ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया। ये सारी चीजें आप धीरे धीरे याद करते जाइए। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो करेंगे यूनियन टेरिटरी। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आपके पास नोट्स पहले से लिए हुए आप लोगों ने, तो आप उसमें जो है यूनियन टेरिटरी चैप्टर पढ़ के आइएगा, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अगर एप्लीकेशन पे देख रहे हैं आप लोग, तो एप्लीकेशन में आप लोग हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। लेक्चर का नाम बताइए, ये लेक्चर है, ये चैप्टर है, ये मेरा डाउट है, आप पूछ सकते हैं। ये हमारी सर्विसेज हैं और स्टडी मास्टर के द्वारा दी जा रही हैं। स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, स्पेशल नोट्स। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।